मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाणिज्य के प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पर बात की जाएगी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर, तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। जाए कि अकेला बना लापन जीवन। डियर फ्रेंड्स, ये कहावत एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जीवन को जब छोड़ता है इंसान तो कहा जाता है ना कि जाए कि अकेला बना लापन जीवन। तो कुछ पुरुषार्थ कमा लीजिए, कुछ अच्छे वो कामों कर लीजिए, तो यही काम आप लोग करना है इस समय। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों को जाना है। परीक्षा का मतलब ही होता है परिधन इच्छा। जहाँ दूसरे की इच्छा होती है उसे ही हम लोग परीक्षा बोलते हैं। वहाँ आप अपनी मनमानी कुछ नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है। डीजे सर चैनल की बस यही आप लोगों से एक शर्त है। और वीडियो हेल्पफुल लगेगा थोड़ा सा डिस्टेंस, तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपकी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन व्यवसाय क्या है, इसके गुणों को बताइए। देखिए ऑनलाइन व्यवसाय क्या होता है या ऑनलाइन जो व्यापार होता है उसको हम लोग क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, क्या आजकल देखा जाए तो हर चीज़ तो ऑनलाइन हो गया है। आज देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, हर चीज़ें जो है ऑनलाइन हो गया है। इंसान का हर एक कामों को देखा जाए तो मैक्सिमम जो काम है वो ऑनलाइन के तौर पर ही हो रहा है। ई कॉमर्स भी हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, या ई व्यवसाय इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, व्यापार का संचालन है। न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ई कॉमर्स या ई व्यवसाय क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग जो है वो भी इसमें शामिल है। बुनियादी ढांचे जो हो गए डिस्टेंस, उपभोक्ता और मूल्य वर्धित प्रकार के व्यापारों के लिए इंटरनेट कई अवसर प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इंटरनेट के द्वारा ये सभी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो पाई हैं। ठीक है ना। और देखिए इंटरनेट की व्यवस्थाओं की वजह से ही, यानी इंटरनेट की व्यवस्थाओं की वजह से देखिए आज हम लोग आप लोग के पास सम्मुख है ना। इंसान सोचते थे कि भाई बिना शिक्षक के सम्मुख कैसे बच्चा सीख सकता है, लेकिन आज लोग नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन चीज़ों का क्या है, ऑफलाइन ज़्यादा देखा जाए तो इस समय ऑनलाइन का ट्रेंड देखा जाए। ऑनलाइन जो चीज़ें थी कोरोना काल में देखा जाए तो क्या था, लोग घरों पर ही पढ़ते थे ना। एक टाली चलाने वाले की मतलब एक घूमने वाले व्यक्ति, एक भीख माँगने वाले व्यक्ति के भी अगर विद्यार्थी बच्चे या चाहे कोई भी काम करने वाले आप हैं या कितने निम्न स्तर से देखा जाए तो चाहे कितने उच्च स्तर के आपके उन हों, लेकिन हर एक व्यक्ति के घर में जो था वो मोबाइल कंपल्सरी हो गया था। यानी हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे के लिए भी ऑनलाइन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए था, इसका आप लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देख चुके हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन निश्चित तौर पर सभी लोगों के पास था और बहुत से हमारे डिस्टेंस थे जो कि ऐसे लिए हुए थे उनको, कि कोई किस्त पे लिया था, कोई कैसे लिया था, कोई क्या करके लिया था, तो कैसे-कैसे लोगों ने लिया था क्योंकि कंपल्सरी था, बिना उसके वो पढ़ ही नहीं पाएँगे। ऑनलाइन व्यापार के लाभ क्या हैं देखिए डिस्टेंस, तो ग्राहकों को डेटा की बात होती है, अनुकूल की बात करती है, कम विपणन लागत की बात होती है, इसमें अभिगम्यता होता है, इसमें यानी सरल उपयोग है इसका करना, स्वचालित सिस्टम होता है इसमें और संसाधन जो होता है साझाकरण कर सकते हैं आप। जैसे देखिए संसाधन साझाकरण का मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे यही वीडियो आप पढ़ रहे हैं, इसी लेक्चर को आप सुन रहे हैं, इसे आप अपने क्लासमेट पर शेयर कर सकते हैं। तो जाइए फटाक से शेयर भी कीजिए। दीर्घकालिक लागत जो होती है डिस्टेंस, ग्राहकों से संपर्क भी जुड़ता है और ग्राहक को इससे सहायता भी मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। ऑनलाइन व्यापार के महत्वपूर्ण लाभ हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्टेंस। प्रश्न जितने भी मैं शामिल करता हूँ डिस्टेंस वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो खुद मजबूर हो जाएगा कि अरे यार ये तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो ये तैयार करा ही दिया, आप कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग छोड़ें। तो डिस्टेंस मैं खुद इतने प्रश्नों की तैयारी आप लोग करा दूंगा कि बोर्ड क्या होता है इसका डर ही निकल जाएगा आप लोग के दिमाग से। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ बताइए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ यहाँ पर। देखिए ये अगर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करें तो इस राष्ट्रीयकरण में मूल उद्देश्य यही रहा है कि बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक विकास मूलक कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करके बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्गों सहित सब अन्य सभी क्षेत्रों को पहुंचाए।
अहम भूमिका अदा करे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बैंकों को शामिल किया गया कि नहीं भैया बैंक वगैरह को जो शामिल किया जाएगा तो बैंक किस तरीके से अपना बैंक वगैरह जो है वो वर्क करेंगे, भूमिका अदा करे, और इस प्रकार प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में मूल उद्देश्य थे। ठीक है ना, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जो था वो उनका वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, ताकि वाणिज्य बैंक जो रहे वो भी लोगों के ध्यान में, लोगों की नज़र में जो है ये भरोसेमंद वाले बैंक बन सकें, तो इस पर भी वो काम करने के लिए इसीलिए इसका राष्ट्रीयकरण करना ज़रूरी था। क्योंकि राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या होता है, राष्ट्र जब उस पर अपना मुहर लगा देती है तो सभी लोग में उस एक भरोसा करने लगते हैं, लोगों को जो बातें बन जाती है कि भैया चलिए अब तो ये राष्ट्र इस पर समर्पित है या राष्ट्र भी इस चीज़ों के प्रति पक्ष में है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ऑडिशंस, बीजक और सूचनार्थ बीजक में बीजक को परिभाषित कीजिए। बीजक और सूचनार्थ बीजक क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बीजक के बारे में बात करें तो जो बीजक होता है वो व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख होता है। क्या होता है दोस्तों, बीजक अगर देखा जाए तो व्यवसाय में यूज होने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है। किससे होता है दोस्तों? विक्रय। देखिए ये बात याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट, वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है तथा जो किसी विक्रय व्यवहार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। यानी विक्रय व्यवहार का मतलब हो गया जो चीज़ें बेची जा रही हैं तो उस पर क्या करता है वो अपने व्यवहारिक तौर पर पूरा का पूरा इसका लेखा जोखा होता है, प्रलेख होता है। ठीक है, उससे ही हम लोग बोलते हैं बीजक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आप दूसरा सेंटेंस आप देखें, दूसरा जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर सूचनार्थ बीजक क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट था ये भी महत्वपूर्ण है कि सूचनार्थ बीजक क्या होता है, जिसे हम लोग कच्चा बीजक बोलते हैं। देखिए सूचनार्थ बीजक की बात अगर हम लोग करें तो यह बीजक अनुमानित अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है, इसके द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है। कहने का मतलब जो चीज़ें बीजक व्यवसाय में होता है तो बीजक व्यवसाय से जस्ट पहले जो चीज़ों पर यानी अनुमानित अंकों के आधार पर तैयार किया जाने वाला यानी पूर्वानुमान लगा देना उन चीज़ों का, वो सूचनार्थ बीजक कहलाता है, जिसे हम लोग कच्चा बीजक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न जो रहेगा ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बिल्कुल भी इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग, समाज में बचत के महत्व का वर्णन कीजिए। समाज में बचत के महत्व का वर्णन करना दोस्तों, तो बचत का महत्व क्या है? बचत करने से क्या होता है दोस्तों? अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण किया जाता है। बचत करने से क्या होता है? अनावश्यक व्यय जो होता है, खर्च होता है, उस पर नियंत्रण होता है। इससे अपव्ययिता पर रोक लगती है। अपव्ययिता का मतलब होता है बेवजह जब खर्च करेंगे आप चीज़ों का तो उस पर रोक लगती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बचत करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। क्या होता है दोस्तों? आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। यानी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बचत करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति समाज के विकास के लिए योगदान दे सकता है। यानी समाज में एक सामाजिक तौर पर भी उभर के सामने आता है चीज़ें, ठीक है दोस्तों, और लोगों के समक्ष भी उसकी एक पहचान बनती है। इससे व्यक्ति का समाज में सम्मान प्रतिष्ठा जो होता है वो बना रहता है। तो समाज में बचत का भी एक अपना महत्वपूर्ण उपयोग है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ऑडिशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशंस जब हम लोग कॉमर्स में पढ़ते थे तो ये हम मेरे बोर्ड के पेपर में आया हुआ था प्रश्न एडिशंस, और मैंने चपचपा कर लिखा हुआ था उपयोगिता हास नियम के बारे में। जब मैंने बोर्ड का पेपर दिया हुआ था उपयोगिता हास नियम मेरे पेपर में भी आया हुआ था क्लास 10th में, उपयोगिता हास नियम। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम लोग उपयोगिता सीमांत उपयोगिता हास नियम। सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में अगर हम बात करें तो एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल नियम है। क्या है दोस्तों? याद रखिएगा ये पॉइंट, यूनिवर्सल नियम है। जो सीमांत उपयोगिता हास नियम है वो एक यूनिवर्सल नियम है, सार्वभौमिक नियम है। यह नियम क्या करता है? उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित होता है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती या गिरती जाती है। डिस्टेंस यहाँ पर ये ज्यादातर आप लोग को ये नियम नहीं समझ में आएगा, मैं इस नियम को अब दूसरे पक्ष से आपको समझाता हूँ। जैसे आपको भोजन लगा, आप बैठ गए रोटी खाने के लिए, रोटी ले लिया आपने, जैसे रोटी सब्जी आपने ले लिया हुआ है, मान लीजिए कि भुजिया रोटी आप खा रहे हैं, तो रोटी अगर आप ले लेते हैं तो पहली रोटी में आप लोगों की उत्तेजना क्या रहती है? भूख की बहुत चरम सीमा पर रहती है। जब उसे आप खाते हैं तो बहुत आनंद आता है। आप 2 रोटी खा लिए, 3 रोटी खा लिए, 4 रोटी खा लिए, 5 रोटी, तो कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप कहेंगे कि भैया अब हो गया, अब बस करा, अब इससे ज़्यादा हुई तो उल्टी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, रिसोर्स के अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो गिरती जाती है, यानी कम होती जाती है। अब व्यक्ति का मतलब जो है वो हास हो रहा है, यानी उसकी उपयोगिता में हास हो रहा है, अब उसे चीज़ें नहीं चाहिए। इसे एडिशन बोलते हैं हम लोग उपयोगिता हास नियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मेरी एक बात यहाँ पर आप लोगों से पहले प्रश्न की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले, देखिए व्यय किसे कहते हैं इस पर मैं पहुंच रहा हूँ अभी। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो डिस्टेंस खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। ठीक है डिस्टेंस, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, व्यय किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, यह हम लोग का प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा। व्यय किसे कहते हैं, एक व्यय जो होता है डिस्टेंस जिसे कभी कभी खर्च या लागत भी कहा जाता है। क्या होता है, एक व्यय जो होता है जिसे कभी कभी खर्च या लागत भी, लागत के भी नाम जानते हैं। खर्च कोई व्यय कहा जाता है तब होता है जब धन किसी दिए गए, यानी धन क्या होता है, किसी दिए गए विनिमय के लिए एक अच्छा या सेवा होता है। ठीक है, लेखाकरण में अगर देखा जाए तो व्यय का एक बहुत ही विशिष्ट अर्थ होता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति या कंपनी नकद से किसी अन्य मूल्यवान वस्तु में जाती है। यानी नगद से क्या होता है डिस्टेंस की किसी मूल्यवान वस्तु में जब जाती है, कोई चीजें बदलती है, तो वहां पर व्यय होता है, खर्च होता है। जैसे कोई पार्टिकुलरली आप चीजों को लेने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कापी लेने जा रहे हैं, किताब लेने जा रहे हैं, बैग लेने जा रहे हैं, झोला लेने जा रहे हैं, ये लैपटॉप वगैरह से मैं जो आप लोग को सिखा रहा हूँ, ये चीजें लेने जा रहे हैं, तो कोई भी नकदी या कोई भी वस्तु को, अगर मूल्यवान वस्तु को आप दे रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, जो व्यय कर रहे हैं, तो उससे ही हम लोग बोलते हैं व्यय। ठीक है डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। देखिए सातवां प्रश्न है, अगर दोनों को साथ में जोड़ देगा तो समझ लीजिए आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न में चला जाएगा, और यहाँ अलग अलग अगर रहेगा तो आप लोगों का अति लघु में हो जाएगा। व्यय कितने प्रकार के होते हैं, व्यय कितने प्रकार के होते हैं, और इस प्रश्न को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया आप लोग के सामने। प्रत्यक्ष, प्रत्येक व्यवसाय में व्यय की दो श्रेणियां होती है। कितनी होती है डिस्टेंस, व्यय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय। अभी मैं इसको और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन भी करूंगा नीचे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय को। और एक तरीके से देखा तो मैं इस प्रकार से इस प्रश्न का डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोग के सामने, जो ये प्रश्न संख्या छठवां सातवां में जो ये कंबाइंड क्वेश्चन है पूरा, तो ताकि आप अगर लघु में पूछे तभी आप लिख लें, अति लघु में पूछे तभी आप लिख लें, और विस्तृत में पूछे या दीर्घ उत्तरीय में तब वहां पर भी आप लोग लिख लें। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब क्या होता है, यह जानना महत्वपूर्ण एडिशंस की कौन से खर्च किस शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह लेखांकन को प्रभावित करता है और कटौती और कर बचत में भी मदद करता है। ठीक है, इसे हम लोग जिसे बोलते हैं व्यय के रूप में देखते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय की बात होती है, अप्रत्यक्ष व्यय की बात होती है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। तो अभी चलिए हम लोग देखते रहेंगे कि प्रश्नों के प्रकार में जो था, तो पहला देखिए प्रकार यहाँ पर क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्टेंस, पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है, जिसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। पूंजीगत व्यय से आशय क्या होता है, ऐसे व्यय से होता है जो स्थायी संपत्ति पर किए जाते हैं। किस पर किए जाते हैं, स्थायी संपत्ति पर। पूंजीगत व्यय से आशय ऐसे व्ययों से होता है जो स्थायी संपत्ति पर किए जाते हैं। अर्थात इसमें अगर देखा जाए तो जो स्थायी संपत्ति को खरीदने पर किया गया खर्च जो होता है, संपत्ति को लाने और ले जाने पर किया गया खर्च जो होता है, संपत्ति को स्थायी करने के लिए किया गया जो खर्च होता है, आदि को पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। तो संपत्ति कोई हम आप कर रहे हैं, यानी स्थायी संपत्ति को खरीदने पर किया गया खर्च। कहने का मतलब कि आप कोई कंपनी मंगा, किसी कंपनी को आप अगर स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो कोई मशीनों को अगर आप बना रहे हैं, कोई मशीनों वगैरह को आप बुला रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो कहने का मतलब डिस्टेंस की खर्च कर रहे हैं जो, यानी संपत्ति को स्थापित करने के लिए किया गया जो खर्च होता है, उसे हम लोग पूंजीगत व्यय में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं डिस्टेंस, पूंजीगत व्यय में शामिल करते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए इसमें हम लोग अगर देखा जाए तो अब उदाहरण के थ्रू मैं आप लोग को और एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। देखिए व्यवसाय क्या होता है डिस्टेंस की, मशीनरी की मरम्मत के लिए किया गया खर्च पूंजीगत व्यय कहलाता है। भाई जाहिर सी बात है कि जो भी मशीनरी अगर आप लाएंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गया उसको, तो उसका मरम्मत तो कराना आपका है भाई, क्योंकि मशीनरी एक स्थायी संपत्ति है, स्थायी है वो तो आप ही के पास रहना, तो जो भी उसमें खर्च वगैरह रहेगा तो उसको तो आप ही करना पड़ेगा। और इस पर किया गया खर्च जो होता है, खर्च का लाभ जो होता है, वो लंबे समय तक लिया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर उसका व्यय आप करा रहे हैं तो उसका लाभ भी तो व्यय करेंगे आप उस पर, तो उसका प्रॉफिट भी तो आप ही ले रहे हैं। तो इसीलिए डिस्टेंस ये होता है। ठीक है ना, उदाहरण से ये चीज़ों को मैं बताने का प्रयास किया मैंने डिस्टेंस आप लोग को। फटाक से शेयर कीजिए डिस्टेंस, शेयर आप लोग नहीं करते हैं, यही एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है आपकी ये, कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और इसे लाइक भी नहीं करते हैं। लाइक करते हैं डिस्टेंस तो एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोग के लिए और भी बेस्ट करने का मन करता है। तो डिस्टेंस अपना जो है फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, जो भी अपनी राय देना चाहते हैं दे सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे डिस्टेंस और ये देखते हैं आयगत व्यय के बारे में। अब आप यहाँ हम लोग यहाँ पर प्रश्नों में आयगत व्यय देखिए क्या होता है। आयगत व्यय के बारे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग देखें तो ये क्या होता है। तो रेवेन्यू अगर एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग देखें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, आयगत व्यय के बारे में, तो आयगत व्यय से आशय क्या होता है, ऐसे व्ययों से होता है जो चालू वित्त वर्ष से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, जो चालू वित्त वर्ष से संबंधित होता है, तथा ऐसे व्ययों का जो लाभ होता है एडिशंस भी उसी वर्ष में मिल जाता है। जैसे कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करने के लिए किया गया खर्च, यानी कच्चे माल से पक्के माल के रूप में अगर कोई चीज परिवर्तन करने के लिए किया गया जो खर्च होता है एडिशंस, उसको हम लोग आयगत व्यय में देखते हैं। किराया हो गया, किराया व्यय को हम लोग आयगत व्यय में देखते हैं। भाड़ा हो गया, ब्याज हो गया, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, आयगत व्यय में देखते हैं। इसका अध्ययन को आयगत व्यय में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आयगत व्यय तो हो गया, और ऊपर आप लोगों ने तो पूंजीगत व्यय के बारे में सुना ही है या समझा भी उसको अच्छे से। देखिए उसी बात को मैं यहाँ पर फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिस्टेंस, वही बात है यहाँ पर, ठीक है, ताकि उदाहरण से आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। व्यवसायी द्वारा कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करने के लिए किया गया खर्च जो होता है वो आयगत व्यय होता है। यानी कच्चे माल को पक्के माल में बदलना ही आयगत व्यय में रखा जाता है, क्योंकि व्यवसायी जो होता है पक्के माल को बेचकर ही लाभ प्राप्त करता है, और इस पर किए गए खर्च का लाभ भी वित्तीय वर्ष में ही मिल जाता है। यानी वित्तीय वर्ष में ही इस चीज को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा खर्च भी उसी में जुड़ जाता है, और ये इंपॉर्टेंट में प्रश्न भी रहेगा। चलिए उपयोगिता ह्रास नियम पूछे अगर आप लोगों से, उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व बताइए। देखिए दोनों का डिस्कशन मैंने इस प्रकार से किया हुआ है डिस्कशन, यदि आप लोग अगर इसको तैयार करते हैं तो अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी भी आपका तैयार होगा। तो उपयोगिता ह्रास नियम का क्या महत्व है, चलिए इसको समझते हैं डिस्कशन हम लोग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता ह्रास नियम। एकदम ऐसा प्रश्न है, इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। इस नियम पर उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आधारित है। भाई जाहिर सी बात है, उपयोगिता ह्रास नियम पर क्या होता है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आधारित है। कहने का मतलब डिस्टेंस की जब 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी के बाद जब आपका संतुष्टि हो रहा है, उत्तरोत्तर सीमा घटती जा रही है, तो कहने का मतलब क्या डिस्टेंस की एक तरीके से बचत भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप रुक जा रहे हैं, रोक दे रहे हैं, तो बचत हुआ वहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बताता है यहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम, इसमें अगर देखा जाए तो क्या महत्व है, तो यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। क्या है, आधुनिक कर प्रणाली के आधार के रूप में जो होता है उपयोगिता ह्रास नियम काम करता है। तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर हम बढ़े तो इस नियम पर क्या होता है, जैसे सम सीमांत उपयोगिता नियम भी आधारित है। इसी नियम पर देखा जाए तो सम सीमांत उपयोगिता नियम भी इसी प्रकार से जो उपयोगिता ह्रास नियम की तरह भी वो भी वर्क करता है। इस तरीके से तीसरा पॉइंट हुआ। चौथे पॉइंट की हम लोग बढ़े तो यह नियम जो होता है विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य को स्पष्ट करता है। क्या करता है, विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य को यह नियम जो होता है वो स्पष्ट करता है। ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आप लोगों का। जो उपयोगिता ह्रास नियम का जो आप महत्व देख रहे हैं एडिशंस, तो चौथा पॉइंट ये है। पांचवें पॉइंट की ओर हम लोग बढ़े अगर देखिए तो पांचवा पॉइंट क्या है यहाँ पर, पांचवा पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने से उस वस्तु के मूल्य में कमी क्यों आती है। भाई जाहिर सी बात है, पूर्ति यानी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि अगर होगा तो उसके मूल्य में ऑटोमेटिकली कमी तो देखना स्वाभाविक है ना। जैसे कहा नहीं जाता कि पेट जब भरा हुआ तो उस समय भोजन का महत्व नहीं समझ में आता, जब खाली पेट रहता है तभी महत्व समझ में आता है भोजन का। इस नियम की सहायता से मूल्य विरोधाभास का भी व्याख्या करना संभव हो पाया है। मूल्य विरोधाभास की व्याख्या भी जो है कहीं ना कहीं से इस उपयोगिता ह्रास नियम के महत्व में शामिल किया गया इस बात को भी। ठीक है, इसकी वजह से भी क्लैरिफिकेशन और होता है। अब चलिए, लोग कहते हैं कि भैया बिग मार्केट में बिग बाजार में गल हुआ तू, बिग बाजार में गल हुआ, बिग बाजार से तू ये सामान खरीद ला। देखिए बिग बाजार किस क्षेत्र से संबंधित है, चलिए इसका भी डिस्कशन आज कर लिया जाए कि बिग बाजार किस क्षेत्र से संबंधित है। बिग बाजार के बारे में हम बात करेंगे डिस्कशन, तो भारत की बड़े आकार के बाजारों हाइपर मार्केट की श्रृंखला है, हाइपर मार्केट की। उसमें जब जाएंगे डिस्कशन तो 5,000 8,000 यानी जो 500 चीज 500 पता चला कोई कपड़ा होगा तो 5,000 8,000 10,000 12,000, कहने का मतलब कपड़ों का स्टार्टिंग चीज ये रहता है ये। तो बाजार के बड़े आकार के बाजारों की श्रृंखला है, क्या है, हाइपर मार्केट है ये डिस्टेंस। भारत में इस समय जो है भारत में इस समय नवंबर 2009 में, कब, नवंबर 2009 में इसके लगभग 100 बाजार काम कर रहे हैं। यह फ्यूचर समूह के पेंटलून रिटेल इंडिया लिमिटेड की सहायक संस्था है। किसका है, पेंटलून रिटेल इंडिया लिमिटेड की सहायक संस्था है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा
और डिस्टेंस अगर इसके बारे में और भी समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वॉलमार्ट के व्यापार मॉडल पर चलाई जाती है। किसकी? वॉलमार्ट के व्यापार मॉडल पर चलाई जाती है। किसको? जो ये बिग बाजार होता है डिस्टेंस, ठीक है ना। और इसकी स्टडी आप कॉमर्स में पढ़ रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, और शास्त्र में भी, कॉमर्स में भी, तो ये इन्हीं का क्षेत्र है भी डिस्टेंस। तो स्वाभाविक आप इसको तो पढ़ेंगे ही, आप ही को पढ़ना है इसको। और याद रखिएगा, डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खिवैया। नस्तीकरण का अर्थ बताइए। नस्तीकरण का क्या अर्थ होता है डिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दो दो उत्तर लिख दिया गया है, भैया काट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 10वें प्रश्न को डिस्टेंस। नस्तीकरण का अर्थ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आप लोगों का, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला तो आप लोग को नियमित मिल रही है। तो यहाँ पर एक उत्तर जो लिखा हुआ है इसको कट कर लीजिएगा, एक ही उत्तर रहेगा आप लोगों का। नस्तीकरण का अर्थ अगर देखा जाए तो इसे फाइलिंग बोलते हैं डिस्टेंस हम लोग। विधि के अंतर्गत देखा जाए तो क्या होता है? आने वाले तथा जाने वाले व्यावसायिक पत्रों अथवा उनकी प्रतिलिपियों को इस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पत्र अथवा प्रतिलिपि को सरलतापूर्वक एवं शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं नस्तीकरण। नस्तीकरण क्या होता है? इसे फाइलिंग हम लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आने तथा जाने वाली जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, तो उसको सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था होती है, यानी किसी पत्र को और उसकी प्रतिलिपि को साधारण तरीके से आसानी से जो प्राप्त करने की जो व्यवस्था होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं नस्तीकरण। ठीक है डिस्टेंस, निश्चित तौर पर आप लोग को समझ आ गया होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और एक नंबर ही मिलेगा आप लोगों को, उस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप में से ज़रूर कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर नंबर मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन डिस्टेंस आप लोग इस चैनल का लिंक तो शेयर करते रहिएगा अपने क्लासमेट पर, और भरपूर लाभ उठाइए इस चैनल का जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो खुद भी लाभ उठाइए स्टूडेंट्स, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए डीजे सर चैनल से। 950 690 250 नाम का ये नंबर डिस्टेंस, और इस नंबर जाइए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। और याद रखिएगा, डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। डीजे सर चैनल का बाद आप बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। तो डिस्टेंस से खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।